पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो इनसाइट्स विद विशाल सूद में। आज बात करेंगे इनसाइट्स में देश विदेश की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, पंजाब में अब 1 MLA 1 पेंशन। सीएम भगवंत मान का कहना है कि जितनी बार भी आप जीते हो लेकिन पेंशन एक ही टर्म की मिलेगी। इस फैसले से क्या असर हो सकता है और किस किस को झटका लग सकता है? देखो, जो लोग हमारे पॉलिटिशियंस को और द काइंड ऑफ वेल्थ दे हैव जानते हैं, उनको पता है कि प्रैक्टिकली उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ने वाला है, पर इट्स अ गुड स्टेप। जस्ट बिकॉज आप रूल्स बनाने वाले हैं, यू आर द लॉ मेकर, आप ऐसे अनफेयर लॉ बनाएं कि भाई आपने जितनी बार एमएलए बने हर बार की आपको एक पेंशन ऐड होती रही, इट इज़ वेरी अनफेयर। एक बंदे की एक पेंशन एक नेचुरल जो जस्टिस की बात होती है ना, उसके साथ इन सिंक है। तो हम इसको, और वो पहले बोलते हैं और उन्होंने अपनी बात पूरी की, ये बात का हम स्वागत करते हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और इससे एक्सचेकर को जो भी बेनिफिट मिले, छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है, हालांकि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनेगी, पर स्टिल जो भी बेनिफिट होता है इट इज़ गुड। तो ये एक मैसेज है कि जस्ट बिकॉज आप लॉ मेकर हैं, आप एमएलए हैं या मिनिस्टर रहे हैं, आप अननेसेसरली गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो ये एक पॉजिटिव फैसला है। बट एट द सेम टाइम ये एक, आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ मैसेजिंग ज़्यादा है, इससे कॉन्क्रीट आपके एक्सचेकर पे थोड़ा पड़ेगा, पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क इससे पड़ने वाला नहीं है। जहाँ पे स्टेप्स चेंज करने की ज़रूरत है वो है अबाउट जनरेटिंग रेवेन्यू। आप रेवेन्यू जनरेट कितना कर पा रहे हो, आप अपनी स्टेट में कितनी नई चीज़ें लेके आ पा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेंशन जो आपने दी है वो तो आप ये समझो कि 0.001% है जितना पैसा पॉलिटिशियंस ने हमारी स्टेट से लूटा है। तो आपको वो वाला पैसा रिकवर करना है, वो ज़्यादा क्रिटिकल रोल है इस वक्त गवर्नमेंट का, और इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। चेंज की एक जो हवा बन रही है, आई होप ये चलती रहे और ये इम्प्लीमेंट भी हो। पर अभी इनको ये देखने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिशियन, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, वो सारी वेल्थ को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो की या जो भी इकोनॉमिक विंग्स के ऑफिसर्स हैं, उनकी नज़र होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ फंड्स, मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कौन प्रॉपर्टियां ले रहा है, कैसे ले रहा है, किस प्राइस पे ले रहा है। इस सब चीज़ों पे इस वक्त गवर्नमेंट को कड़ी नज़र बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारी जो डिस्कशन हो रही है उससे खबरें ये आ रही है कि कुछ पॉलिटिशियंस घबराए हुए भी हैं। उन्होंने बहुत ही अपने स्टेट को लूट के, देश को लूट के, करप्शन से, अलग अलग लेवल की करप्शन से उन्होंने बहुत ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड वेल्थ क्रिएट कर रखी हुई है। और अब उस वेल्थ को, पहले तक तो उनको था कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारा चल रहा था। अब उनके मन में डर है, अब वो उसको कहीं ठिकाने लगाना चाहते हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट सोई ना रह जाए। ठीक है, मेन फोकस पॉजिटिव आगे ग्रोथ पे होना चाहिए, पर बहुत बड़ी वेल्थ, हमारा लोन उतर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 लाख करोड़ का लोन उतार सकते हैं अगर आप करप्ट पॉलिटिशियन से उनकी हक की कमाई के अलावा बाकी सब कुछ ले लें, तो आपके सारे लोन उतर जाएंगे। जी सर, कोलकाता हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड बंगाल पुलिस to hand over that Beer Bhumi violence case to CBI. Sir, why West Bengal is so susceptible to such politics and violence? Because traditionally वहाँ के पॉलिटिशियन, जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन, देखो जब भी ना आप आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हो, टीएमसी भी एक लेफ्ट विंग ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप आइडियोलॉजी बेस्ड कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम सब गरीबों के साथ हैं और अमीर गरीबों के दुश्मन हैं, जब इस तरह क्लास डिफ्रेंसिएशन आप करते हो ना, आप अपने फ़ायदे के लिए जस्टिफिकेशन देते हो कि कैसे हम दुश्मन बना के कैसे किसी का नुकसान किया जा सकता है। किसी ने अपनी मेहनत से पैसे बनाए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही माओ टाइम में चाइना में हुआ था, यही जब लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी बंगाल में होता आया है, और टीएमसी उसी का ही एक ऑफशूट है। टीएमसी कोई अलग पार्टी नहीं है। टीएमसी आप समझ लीजिए कि वहीं से जो पॉलिटिशियन छूटे थे, वही उनका माइंडसेट है। वो क्लास बेस्ड, अपनी आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। उनके लिए हर चीज़ का सोल्यूशन वॉयलेंस है। बात करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक्चुअल में वहाँ की पार्टी का ट्रू बिलीफ नहीं है। अगर आप वहाँ के बिजनेसमैन से बात करो, लास्ट ईयर जून में मैं कलकत्ता गया था। आई हैड मीटिंग विद सम वेरी टॉप बिजनेसमैन ओवर देयर। इनवेरिएबली, चाहे आप वहाँ पे जाके देखो, माइंडसेट देखो लोगों का। एवरीवन वाज सेइंग कि हमारे से वसूली की जाती है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना मुश्किल है, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उनको देखा जाता है कि ये एक्सप्लॉइटर्स हैं।
तो जब आप इस तरह से क्लास डिवाइड, कभी आज आपने अमीरों को दुश्मन बना दिया, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप दुश्मन ऐसे प्रेजेंट करते हो, जी ये तो हम सबके दुश्मन है, तो इनको मारना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि ये अनएथिकल है, ये डिजर्व ही नहीं करते चीना। तो इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ जहाँ पे पॉलिटिक्स होती होगी, वहाँ पे देखो ये वायलेंस उसका रिजल्ट है। तो मेरे को ये लगता है कि वहाँ पे भी पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसी अराइज हों जो इस तरह की आइडियोलॉजी के खिलाफ हों, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करें, जो ओवरऑल प्रोग्रेस में बिलीव करें, और जो एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी पे चलें रेदर देन रीजनल आइडेंटिटी पे। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई बंगाल एवरी टाइम, आप आज का ना देखो, आप पिछले 40, 50, 60 सालों से देखो, आप वहाँ की पॉलिटिक्स हैज़ अ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। आप ये समझ लो कि वो एक आइलैंड है कम्युनिस्ट रूल का विद इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। वहाँ पे लेफ्टिस्ट पार्टीज ने कम्युनिस्ट पार्टीज थी, राइट, वहीं के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने टीएमसी या कोई और पार्टियां ज्वाइन कर ली। माइंडसेट वही है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते। वो ये मानते हैं कि भाई सिर्फ एक पार्टी ही डिसाइड कर सकती है सबके लिए क्या अच्छा है। उनको लगता है कि ममता बनर्जी नोज द बेस्ट अबाउट एवरीथिंग। वो तो उनकी मजबूरी है कि वो इंडिया का पार्ट है, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो वो जोर से ज़बरदस्ती से जैसे मर्जी, और उनको लगता है कि उनकी मॉरल अथॉरिटी है हर किसी के लिए डिसाइड करना कि किसको क्या काम करना चाहिए, किसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए और किसकी क्या पॉलिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सो आई थिंक बंगाल हैज़ ऑल्दो वहाँ से बहुत इंटेलेक्चुअल रहे हैं, बहुत देशभक्त आए हैं, वी रियली रिस्पेक्ट दैट, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 50-60 सालों में एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट ने वहाँ की ग्रोथ को भी रोका है, राइट, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रोग्रेसिव नहीं रहा है इन सब चीज़ों के कारण, और ये वायलेंस उसका रिजल्ट है जब आप आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हो, जब आप कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स करते हो। जी सर, यूनियन मिनिस्टर जी रेड्डी yesterday inaugurated 3-day Northeast India Festival. He said while China claims some part of Northeast India as theirs, let them think what they want to, but it is a most important pillar and we are working on its development. आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट द करंट गवर्नमेंट, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की असिमिलेशन की है उन्होंने इंडिया के साथ, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये काफ़ी सालों से, काफ़ी डिकेड से मिसिंग था। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस सम हाउ डिस्कनेक्टेड फील करते थे। तो ये जो आउटरीच इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और ये देश की सिक्योरिटी में, एंड वी हैव अ टैलेंटेड सेट ऑफ इंडियंस ओवर देयर। वो जब हमसे एसिमिलेट होंगे तो जो उनकी कई बार पहले मिस ट्रीटमेंट भी हुई व्हेन दे बिकेम, जो वो मेन लैंड की तरफ या सेंट्रल इंडिया की तरफ आते थे या दिल्ली आते थे, दैट हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड। पीपल अप्रिशिएट दैट। तो ये मैसेज देना कॉन्टिन्यूसली कि दे आर आर ब्रदर्स, दे आर आर सिस्टर्स एंड वी आर वन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चाइना की तो हमेशा पॉलिसी रही है अपने नेबरहुड में सर्टन अनसर्टेनिटी मैनेज रखेंगे। मैंने अभी बात की थी, हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे। अब जहाँ पे सिंगल पार्टी रूल होता है, वो जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दे पाते, वो कोई ना कोई और मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं जी। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है। ये मुद्दे वो इसलिए जीवित रखते हैं, अलाइव रखते हैं कि कल को जब भी लट से कि इकोनॉमिक ग्रोथ इनफ नहीं हो रही है, लोगों में कोई रेस्टलेसनेस है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम अपना ज़मीन छुड़वा रहे हैं, तो सबका ध्यान उस तरफ बंटवा देंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वन पॉलिसी। वो आपको कभी क्लैरिटी देंगे नहीं। उनकी हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि एक अनसर्टेनिटी बना के रखो, धीरे धीरे स्लाइसिंग करते रहो और आप अपने गोल पोस्ट आगे बढ़ाते रहो। तो इंडिया होपफुली दिस टाइम इज़ मोर अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। और ऑफ कोर्स उनको कहने दो, वहाँ के लोग दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इंडियंस। तो उनका क्लेम इज़ एब्सोल्युटली वॉइड, इट हैज़ नो ग्राउंड रियलिटी। और अगर कभी भी वो किसी भी तरह का मिस एडवेंचर इस डायरेक्शन में सोचते हैं, दे विल लर्न द लेसन्स ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो। सर, आर्म एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1900 करोड़ से 11,500 करोड़ रफली इंक्रीज हुआ है बाय सिंस 2014। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम? देखो, हम पिछले एक महीने से इनसाइट्स में हमारा ये हमेशा फोकस रहा है कि जो यूक्रेन वॉर का भी हम पे इम्पैक्ट आया है, रिलायबिलिटी ऑन आर आर्म्स टेक्नोलॉजी। और कई बार होता है कि आर्म्स की रिसर्च इतनी कॉस्टली होती है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू हैव एक्सपोर्ट मार्केट्स। अगर आज अमेरिका एक जहाज़ बनाता है या उस पर जब रिसर्च करता है, तो उसको ये पता होता है कि मेरा प्लेन 10 और कंट्रीज़ खरीदेंगी, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट एप्रोप्रिएट हो जाता है, जिससे पर यूनिट किसी भी वेपन का कॉस्ट लो हो जाता है। तो इंडिया को अपने लिए, इंडिया के लिए अभी इनिशियल स्टेजेस हैं,
इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ, बट बेस बड़ा छोटा था। आप सोचो कि इंडिया जैसा देश जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, PSLV जैसे रॉकेट्स हैं, जिनके पास मिसाइल्स थी, क्या रीज़न रहा होगा कि वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट रहे और 2014 तक सिर्फ 1900 करोड़ पे पहुंच पाए। तो आज ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हमें जो अपना नेबरहुड है या जो देश हमारे साथ लाइक माइंडेड हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से अगर हम उनको भी सिक्योर कर सकते हैं, इट शुड बी आवर प्रिविलेज। ये हमारे उनसे रिलेशन डीप करेगा, हमारी R&D को और हौसला बढ़ेगा। देखो, अगर बाहर से 11,500 करोड़ आ गया, आप इसको वापस इसरो में डालो, DRDO में डालो, तो आपके रिसर्च बजट और बढ़े, आप और बेटर टेक्नोलॉजी, आप और साइंटिस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक बड़ा पॉजिटिव साइकिल है। और इंडिया जैसा रिस्पॉन्सिबल कंट्री, अगर आप पीस लविंग कंट्री, इफ वी कैन प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी ब्लैंकेट इन आवर नेबरहुड, आई थिंक इट विल बी वंडरफुल। इससे हमारी जो एक जियो पॉलिटिक्स ग्लोबल साख भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारे इन डेप्थ रिलेशन बनेंगे। कई बार हमारी ज़रूरत होती है कई देशों से, शायद ये भी ज़रूरत हो, वी नीड सर्टन क्रिटिकल सप्लाइज, नॉन मिलिट्री सप्लाइज, तो वी कैन डू सम काइंड ऑफ बार्टर एंड एक्सचेंज। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। और अब जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन जब होती है ना किसी चीज़ में, सिर्फ गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन रहते, सो प्रॉफिट उनका एक मोटिव होता है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कोई भी काम किया जाए, उसके स्केलेबल होने के, उसके स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। So that was insightful indeed. Thank you so much for your views, sir. So stay connected for such meaningful insights, and do not forget to subscribe to our channel and download our app. Thank you.